वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। अच्छा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है मॉलर प्रेगनेंसी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे किस तरह से ये केस हमारे पास आता है या फिर हमारे पास किस तरह की इसकी प्रेजेंटेशन होगी और हिस्ट्री के कौन से पॉइंट्स हैं जो हमने देखने हैं सीक्वेंस वाइज। और फिर हमारे पास आ जाती है एग्जामिनेशन, जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन से लेके हमारे स्पेसिफिक एग्जामिनेशन तक, फिर इन्वेस्टिगेशन, उसमें बेसलाइन और फिर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, और देन हम मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे टिल एंड। ठीक है, तो पहले जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम 90% केसेस हमारे पास वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक तो ये हो जाएगी प्रेजेंटेशन हमारे पास। नंबर 2 ये होता है कि पैसेज ऑफ वेसिकल्स आ जाता है। ठीक है, और नंबर 3 ये होता है कि एब्डोमिनल फुलनेस होगी और लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज के साथ होगा। या नंबर 4 है जो रूटीन एग्जामिनेशन में, रूटीन में हमारे पास पेशेंट्स अल्ट्रासोनोग्राफी करा के लेके आती हैं। स्कैन पे हमारे पास वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर या फिर हमारे पास टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलर प्रेगनेंसी पार्शियल और द कंप्लीट हमारे पास स्कैन पे आइडेंटिफाई होके आ जाती है। इसके अलावा एक्सेसिव वॉमिटिंग के साथ हो सकती है पेशेंट। ठीक है, और साइलेंट सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म के साथ हमारे पास प्रेजेंट कर सकती है। अगर अनबुक पेशेंट है, कहीं पे नहीं करवाया विजिट, उसके पास कोई स्कैन नहीं कराया और हमारे पास अक्सर पेरिफेरीज में इस तरह से आती है पेशेंट, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है और वो फिर हमारे पास जो है हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स के साथ भी आ सकती हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज और एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ आ सकती हैं। बट जब जब क्योंकि मेटास्टैटिक है तो हमारे पास रेस्पिरेटरी डिजीज़ के सिम्टम्स के साथ, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ आ सकती हैं और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, क्योंकि ये सीएनएस में भी मेटास्टेसाइज कर जाता है। ठीक है, ये तो हो गई कुछ जो है इसके सिम्टम्स हो गए जिनके साथ ये हमारे पास प्रेजेंट करती है। ठीक है, हमारे पास अक्सर पेशेंट आ जाती हैं, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। इसमें एक बात आपने याद रखनी है, इसमें जो एक टॉपिक है उसमें पेन और ब्लीडिंग होगी। ठीक है, पेन होगी, एक टॉपिक इज़ ऑलवेज विद द पेन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन मोलर में पेन नहीं होता, पेनलेस होगी। ठीक है, कोई प्रोवोक नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, मॉडरेट हो सकती है, कलर फ्रेश होगा इसका और एसोसिएट हो सकती है क्लॉट्स के साथ भी, और या फिर पैसेज ऑफ वेजिकल्स के साथ। अंगूरी इसे हमल कहते हैं, गुच्छों में आ जाता है, गुच्छे कैसे पैसेज ऑफ वेजिकल, जैसे जैसे अंगूर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ना वो एक्सपेल कर रही होगी फीमेल। ठीक है, ओके। और इसके अलावा पेशेंट को कंप्लेन, ये तो हो गई हमारे पास गायनाकोलॉजिकल जो है वो कंप्लेंट्स, जो हमारे पास कंप्लेंट्स होंगी। इसके अलावा सिम्टम्स क्या आ सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि हमारे पास ये आती हैं पेल्पिटेशंस के सिम्टम्स, हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें पेल्पिटेशंस है, स्वेटिंग है, हीट इंटॉलरेंस। ठीक है, और इसमें हाइपरटेंशन भी होगा। यू जस्ट कीप इन माइंड के हाइपरटेंशन के साथ रेज ब्लड प्रेशर, हाइपर एमेसिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट कॉमन सिम्टम। ठीक है, और अगर ब्रेन मेट्स है तो हमारे पास ब्लरिंग ऑफ विजन भी हो सकता है। वन थिंग मोर, हाइपरटेंशन के साथ भी ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है। लंग मेट्स के अगर हो जाएगा तो हमारे पास डिस्निया है, कफ है, हेमोप्टेसिस है, जॉन्डिस है और ब्लीडिंग पर रेक्टम हमारे पास जो है ना वो अगर जीआई मेट्स आ गए। ठीक है, अगर हमारे पास ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमने बीटा एचजी, अल्ट्रासोनोग्राफी, चेस्ट एक्सरे, एवेल्यूएशन और डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, सबसे पहले हमने बेसलाइन करनी है। मैंने आपको पहले कहा था बेसलाइन फॉर एनेस्थीसिया फिटनेस, और हम स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। ठीक है, अब स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में प्रेगनेंसी रिलेटेड बीटा एचजी है। ठीक है, फिर हमारे पास पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी है फॉर द साइज। ठीक है, और एडेक्सिनल मैक्स, एडेक्सिनल मैक्स के लिए। नंबर 3 पे हम करवाएंगे चेस्ट एक्सरे। ठीक है, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे का ये दो चीज़ें होंगी, आपने एक बात याद रखनी है, जब अब यू हैव टू जस्टिफाई द थिंग्स। इफ़ यू आर गोइंग टू परफॉर्म एन इन्वेस्टिगेशन, यू हैव टू जस्टिफाई योर सेल्फ वाई यू आर गोइंग फॉर द चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे इज फॉर एसिम्टोमेटिक लंग मेटास्टेसिस एंड आल्सो फॉर द एनेस्थीसिया फिटनेस। ठीक है, RFTs and LFTs. ठीक है, are also needed before chemo and for the anesthesia fitness. All right. अच्छा, in each and every case, when there is a management, you have to discuss, you have to start with the that I will explain the diagnosis to the patient and counsel the patient regarding the diagnosis that she is having the molar pregnancy.
ठीक है. You have to explain that it is not normal, ठीक है, and it is also associated with the risk. It is a high risk pregnancy. ठीक है, आपने इसको बताना है कि ये आपको मॉडल प्रेगनेंसी है, जिसे वो हमारी आम ज़बान में अंगूरी हमल कहते हैं. ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, इसके साथ बहुत से नुकसानात जुड़े हैं. ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द हाई रिस्क. ठीक है, then you proceed forward. You have to explain the patient the diagnosis, then take a pause, let the patient absorb the knowledge. All right, then you have to give the management plan to the your patient. ठीक है, क्या होता है मैनेजमेंट प्लान हमारे पास? सक्शन एंड evacuation, nothing else. Suction and evacuation. You have to terminate the pregnancy. You have to explain the patient that there is no prognosis of the pregnancy. You need to terminate the pregnancy, and the method of termination of pregnancy is suction and evacuation. And then we explain the pros and cons of the suction and evacuation. आपने explain करना है कि भाई इसके क्या क्या फ़ायदे हैं. We will admit the patient, we will perform the investigation, we will get the anesthesia fitness, and we will check the WHO checklist, safety checklist. Then we proceed towards our procedure. You have to explain the procedure to the patient. All right, and one thing you must keep in your mind, that you have to explain the patient that you are going to manage the patient with a multidisciplinary team. Don't ever forget this. All right, you have to engage the anesthetist, histopathologist, and the medical oncologist if needed. All right, anesthetist को अपने इन्वॉल्व करना है, histopathologist को अपने इन्वॉल्व करेंगी, और उसके अलावा आप आगे फर्दर मूव करेंगी. ठीक है, अब हमने प्री ऑपरेटिवली क्या करना है. प्री ऑपरेटिवली आपने पेशेंट को एडमिट करना है, उसकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है, एंड वाइल टेकिंग द कंसेंट यू हैव टू एक्सप्लेन द पेशेंट दैट व्हाट आर द रिस्क ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर. यूट्राइन परफोरेशन हो सकती है, यूट्राइन परफोरेशन के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है. देयर इज़ अ 1% चांस दैट यू हैव टू प्रोसीड टुवर्ड्स अ हिस्टेक्टमी. ऑल राइट, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है. एक्सेसिव ब्लीडिंग के लिए आपको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, एंड इन केस ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन यू हैव टू एक्सप्लेन द रिस्क रिगार्डिंग द मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स. ठीक है, and you have to explain the patient that this pregnancy is high risk. You have to explain the patient that it is associated with the risk of malignancy and long term follow up is needed. इसमें क्या है कि आपने पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है, रिस्क एक्सप्लेन करना है कि मैलिग्नेंसी से एसोसिएटेड है, आपको फॉलोअप पे करना रहना पड़ेगा. ठीक है, और आपने फिर वन मोर थिंग, यू हैव टू चेक द WHO सेफ्टी चेकलिस्ट, एंड देन यू हैव टू गो फॉर द method suction and evacuation. You have to do it under GA. A patient put in the lithotomy position, or aseptic measure should be taken. You have to empty the bladder, perform the bimanual examination to assess the pre-evacuation size of the uterus, then retract the posterior wall of the vagina with a sim speculum and hold the anterior lip of the cervix with the sponge holding forceps. All right, then dilate the cervix with the Hager's dilator from smaller to larger size. All right, then pass the suction cannula and start suctioning. All right, this is the simple method. Then send the histopathology sample. Then you have to fill the performa and send the sample for the histopathology. ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिवली आपने क्या करना है, वही जो हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर देते हैं. सबसे पहले पोस्ट ऑपरेटिवली यू हैव टू एक्सप्लेन द इंटरऑपरेटिव फाइंडिंग्स टू द फैमिली. ऑलराइट, और द हस्बैंड और द अटेंडेंट्स whosoever is present. Give the patient post operative care, that is vital monitoring, and जी PPH की मॉनिटरिंग करनी है हमने. पोस्टमार्टमली हमने इस बात का ध्यान रखना है कि पेशेंट PPH में ना आ जाए. वाइटल मॉनिटर करेंगे, और नेक्स्ट डे पे हम जो है उसका बीटा HCG फॉलो करेंगे. और हाँ, पेशेंट को वाइट स्टेबल रहता है, कोई एक्टिव कंप्लेन नहीं है, इफ़ ऑल फाइन वी कैन डिस्चार्ज द पेशेंट विद आफ्टर द 24 आवर्स ऑफ द इवैक्यूएशन. आपने डिस्चार्ज करने से पहले what have you to explain to the patient that it needs a long term follow up. Explain the risk to the patient that she's have to follow up properly.
because it is associated with the risk of the carcinoma, and explain the patient that she can report immediately to the hospital if she has complaint of pervaginal bleeding, pain abdomen, or symptoms like sputum, blood stained sputum, headache, blurring of vision. All right. And then ask the patient post operatively we have to follow up the beta HCG level, and अब हमने क्या करना है कि बीटा HCG लेवल किस तरह से करना है, 2 वीकली। अच्छा, अगर लेस देन 8 वीक्स पे हमने 2 वीकली टिल 8 वीक्स कराना है, ठीक है। अगर हमारे पास नॉर्मलाइज हो जाता है 8 हफ्तों से पहले, ठीक है, अगर 8 हफ्तों से पहले अगर नॉर्मल हो जाता है तो फ्रॉम द डे ऑफ इवैक्यूएशन से लेके 6 मंथ तक, नेक्स्ट जो है ना वो 6 मंथ तक मंथली हम कराएंगे, ठीक है। अगर 8 हफ्तों से के बाद हमारे पास नॉर्मलाइज हो रहा है तो फिर हम फ्रॉम द डे ऑफ नॉर्मलाइजेशन को 1 कंसिडर करेंगे, और मंथली टिल 6 मंथ जो है ना वो हम उसका बीटा HCG लेवल फॉलो करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, आपने पेशेंट को ये भी बताना है कि जब आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, अगर वो सब प्रेगनेंसी नॉर्मल रहती है और वो कंप्लीट होने के बाद आपने उसको 10 वीक्स आफ्टर द कंप्लीशन जो है ना 6 इन द 10 वीक्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी वो अपना बीटा HCG करवाएगी, ठीक है। ये हमारी जो है ना वो मेन पॉइंट्स हैं मोलर प्रेगनेंसी के, ठीक है। और इसमें अगर कुछ पूछना हो प्लान के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, यू कैन डिस्कस विद मी। नेक्स्ट जो है मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी रिगार्डिंग कार्सिनोमा की, ठीक है। इसमें किन पेशेंट्स को हमें कीमो की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से जो है वो कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है, और वो सारा कुछ, ठीक है। लेकिन अब रिगार्डिंग दिस जो है हमने जो किया है मोलर प्रेगनेंसी में, उसमें इवैक्यूएशन में जो हम रिस्क एक्सप्लेन करेंगे, उसमें रिस्क है कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया, नीड ऑफ मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स, मोलर टिश्यू एम्बोलाइजेशन, uterine perforation, need of emergency hysterectomy, and the post-operative urinary tract infection, the chest infection, ठीक है। अब मोलर प्रेगनेंसी का इंसिडेंस जो है वो कंप्लीट मोल 1 in 1000 है, और पार्शियल मोल का 3 per 1000 है, ठीक है। और ये जो है ना एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ एज में, यंगर एज या ओल्डर एज, फिर लेस देन 15 में, टीन एज में, और मोलर 48 से ज़्यादा में होती है, ठीक है। ये बात आपने एक तो माइंड रखनी है कि रिकरेंस का क्या है। अगर एक दफ़ा मोलर हो गई है तो दूसरी दफ़ा होने का मोलर 1 to 2%, अगर 2 दफ़ा मोलर हो गई है तो 15 to 20% चांसेस है, अगर 3 दफ़ा मोलर होगी तो 99% या 90% या 100% जो है वो रिस्क है फॉर द मोलर प्रेगनेंसी। और क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, फैमिली हिस्ट्री है, या फिर डाइट हमारे पास जो लो इन फैट और कैरेटिन्स है, ठीक है। ये हमारे पास इंक्रीज रिस्क ऑफ मोलर प्रेगनेंसी है, ठीक है। और फिर ये जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़, आगे हम इसको जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट हमारी वीडियो में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पार्शियल मोल क्या होता है। पार्शियल मोल में हमारे पास यूजुअली 90% ऑफ ट्राइप्लाइड इन ओरिजिन होता है, 2 sets of the parental haploid genes and 1 set of the maternal haploid gene. Partial mole occur in almost all cases following the dispermic fertilization of the ovum, ठीक है। अब इसमें विलस एडिमेटस होगा, फिटस भी प्रेजेंट होगा, कैरियोटाइप क्या हो जाएगी, पार्शियल में 69 XXXY, एक एग और 2 स्पर्म होंगे इसमें, यूट्राइन साइज मोर देन लार्ज फॉर डेट्स होगा, और रिस्क ऑफ कोरियोकार्सिनोमा इज रेयर होता है इसमें, ठीक है। थिकल यूट्रल सिस्ट भी रेयर होती है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आर रेयर, एंड वी नीड कीमो इन 0.5% ऑफ द केसेस, ठीक है। अब हो जाता है कंप्लीट मोल। कंप्लीट में पूरा का पूरा ही खराब होगा, पूरे कोई फिटल मोल नहीं होगी, कोई हार्ट बीट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। विलस एडिमा इन्वॉल्विंग द एल्वियोलाई, फिटस एब्सेंट होगा, कैरियोटाइप इसमें नॉर्मल 46 होगी, XY भी हो सकती है, XX भी हो सकती है। 2 eggs in a with 1 or 2 empty egg होगा, और 1 egg और 2 sperm होंगे। यूट्रस विल बी लार्ज फॉर द डेट्स। रिस्क ऑफ कोरियोकार्सिनोमा जो है 2% का होगा, एंड इन्वेजिव मोल का 15 to 20% है। थिकल यूट्रल सिस्ट मोस्टली होती है 30% में, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन 30% है इसमें, और 15% जो है इसमें कीमो के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट में फिर हम डिस्कस करेंगे जेस्टेशन मोलर कोरियोकार्सिनोमा और बाकी जो इसकी है मोलर
मोलर कोरियोकार्सिनोमा और इसके डायग्नोसिस और मैनेजमेंट प्लान। ऑलराइट, आपने पेशेंट को वन मोर थिंग, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज यू हैव टू एक्सप्लेन द पेशेंट रिगार्डिंग द contraception. You have to explain the patient that contraception is best method of contraception is the barrier method, that is कॉन्डम। आपने पेशेंट को बताना है कि वो जो है वो कॉन्डम यूज़ करेंगी, ठीक है। और यही बेस्ट मेथड है। मतलब इसमें हमने कभी भी इनको कॉपर आईयूसीडी या फिर हमने हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं देना। ऑलराइट, नेक्स्ट आई विल अपलोड द वीडियो वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।